नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं मशीन डिजाइन के बारे में। तो जल्दी से हम कोशिश करेंगे कि मशीन डिजाइन कम समय में पूरा ओवरऑल कवर हो जाए गेट के लिए, और बेसिक जो क्वेश्चंस आते हैं पीएसयू वगैरह में तो वो बनने लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जहाँ ये टॉपिक है जॉइंट्स, और ये नवीन सर के नोट्स हैं। लास्ट में मैं अपने नोट्स भी दिखा दूंगा और शेयर कर दूंगा, क्योंकि ज़्यादा सिस्टमेटिक है ये, इस वजह से हमने इसको चूज़ किया है। फिर जॉइंट्स में देखिए दो चीज़ें हैं। सबसे पहले तो याद रखिए कि इस तरीके से अगर आपने फिलेट वेल्ट बनाया है तो ये जो पोर्शन होता है और ये दोनों लगभग इक्वल रहते हैं, लगभग क्या इक्वल ही रहते हैं, और इसको बोलते हैं साइज या कि बेस या कि आप साइज बोल दो। और जो ये वाला सेक्शन रहता है इसको बोलते हैं थ्रोट। तो ये सेक्शन है थ्रोट, और इसी इसी एरिया के थ्रू यहाँ पर फेलियर होता है। जैसे ये एक लंबा सा रहेगा इस तरीके से, है ना। तो ये एरिया इनटू लेंथ, मतलब ये साइड इनटू लेंथ आप करेंगे तो इसी एरिया के फेलियर होगा। टेंशन हो चाहे टेंसाइल इसमें इस तरीके से लोड लग रहा हो, चाहे ट्रांसवर्स लग रहा हो, दोनों केस में फेलियर थ्रोट पर ही होता है फिलेट वेल्ड में। लेकिन अगर अभी यही बट वेल्ड होता तो बट वेल्ड में थ्रोट इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, थ्रोट इज इक्वल्स टू हो जाता है साइज। ये इंपॉर्टेंट है, आता है पेपर्स में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम अगर डिज़ाइन करने चाह रहे हैं तो प्लेट की स्ट्रेंथ अपने को पता रहनी चाहिए, है ना। तो प्लेट की स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, हमने कुछ वेल्ड वगैरह किया नहीं है, तो प्लेट की स्ट्रेंथ P जितना लोड लग रहा है इज इक्वल्स टू टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाएगा प्लेट का, इंटू विड्थ इंटू जो थिकनेस है। जैसे कि यहाँ पर लोड लग रहा है तो ये एरिया हम ले लेंगे, इसकी कुछ थिकनेस होगी, और ये जो विड्थ है तो विड्थ इंटू थिकनेस ले लेंगे, तो यहाँ पर स्ट्रेंथ आ जाएगी प्लेट की। फिर उसके बाद हमने अगर फिलेट वेल्डिंग कर दी है तो फिलेट वेल्डिंग करने के बाद अपने को चाहिए, तो अगर जैसा कि हमने यहाँ पर कैसा फिलेट किया है तो देखने से समझ में आ रहा है कि पैरेलल है इस तरीके से, यहाँ पर लोड लग रहा होगा पैरेलली टाइप का, तो ये पैरेलल फिलेट वेल्ड है ना। और ये ट्रांसवर्स है क्योंकि लोड इसके परपेंडिकुलर है, तो लेंथ के परपेंडिकुलर है तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो पैरेलल में क्या है, दो लेंथ है तो 2 इंटू जो शेयर होगा, और क्योंकि शेयर हो रहा है ना, इसमें शेयर हो रहा है तो इसमें हम लोग ले लेंगे टाउ, और इसमें टेंशन टाइप का लग रहा है, ट्रांसफर्स टेंसाइल लगेंगे तो इसमें सिग्मा टी ले लेंगे, है ना। ये स्ट्रेस हो गया। इस तरीके से टाउ इंटू 0.707 इंटू टी इंटू यल। तो पैरेलल में एक और चीज ध्यान रखना है कि जो ये थ्रोट है, थ्रोट इज इक्वल्स टू होता है 1/√2 टाइम्स ऑफ बेस। अगर बेस को हम टी मानते हैं तो इंटू टी, है ना, इस तरीके से 1/√2 कितना हो जाएगा, 0.707 टाइम्स ऑफ टी। वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है 0.707 इंटू टी इंटू यल। इस तरीके से ये हो जाएगा लोड किसका, पैरेलल फिलेट का। और ट्रांसवर्स फिलेट लग रहा है, ट्रांसवर्स फिलेट कौन सा है, ये वाला है ट्रांसवर्स फिलेट। इस वाले सेक्शन की बात हो रही है तो ट्रांसवर्स फिलेट क्या हो जाएगा, सेम एरिया ले लेंगे और लेंथ एल डैश इंटू सिग्मा टाउ टेंसाइल, और दोनों को ऐड कर देंगे तो P इक्वल्स टू हो जाएगा P1 प्लस P2। अगर सिग्मा टेंसाइल नहीं दिया है तो हम लोग टाउ ले लेंगे, मतलब शेयर स्ट्रेस ले लेंगे। उसके बाद अगर इस तरीके से पूरे लेंथ में वेल्ड नहीं है तो फिर लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस वेल्ड में, इसको भी आता है। तो अगर ट्रिक है, ध्यान रखिए ट्रिक क्या है, इन्हीं दोनों क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, पर ध्यान रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। P1 इज इक्वल्स टू जो लोड टोटल था और यही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, मतलब लोड अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो रहा है ना, कुछ ये ले रहा है कुछ ये ले रहा है। तो P1 के लिए क्या हो जाएगा, P1 इज इक्वल्स टू P इंटू दूसरा वाला, मतलब एक्सेंट्रिसिटी जो टोटल रहेगी इसकी उससे दूसरे वाले का डिस्टेंस, मतलब E2। P1 निकाल रहे हैं ना तो E2 अपॉन E1 प्लस E2, तो ये हो जाएगा P1। और इस तरीके से P2 लोड निकालना है कि इस वाले वेल्ड में कितना लोड लग रहा होगा, तो P2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा P इंटू E1 अपॉन E1 प्लस E2, तो ये हो जाएगा P2। फिर इफिशिएंसी निकालने को आता है, तो देखिए इफिशिएंसी में ध्यान रखिए, इफिशिएंसी ऑफ रिवेट जॉइंट जो मिनिमम रहेगा, जैसे कि आपकी जो रिवेटेड जॉइंट है ये तो वेल्ड हो गया है ना। अब जॉइंट रिवेट में चलते हैं तो रिवेट देखिए तीन तरीके से फेल हो सकता है, या कि उसमें टीयर हो जाएगा, टीयरिंग हो जाएगी, या कि क्रशिंग हो जाएगी, और या कि क्या हो जाएगा, शेयरिंग। तो इन्हीं तीन तरीके से फेल होगा। तो जो मिनिमम वैल्यू रहेगी तीनों में मिनिमम वैल्यू अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट विथआउट रिवेट,
है ना। इसमें थोड़ा सा एक कैच है, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या करना है कि अगर देखिए इसमें हमको सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि अगर जैसे कि इस तरीके से वेल्ड है, ठीक ना, इस तरीके से इसका हम साइड व्यू बनाते हैं। साइड व्यू अगर आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से दो प्लेट है, दो प्लेट को हमने ऐसे ऐसे वेल्ड किया है, ठीक ना, और यहाँ पर एक रिविट लगा है, ये कई रिविट लगे हैं, यहाँ पर भी कई रिविट लगे। तो हमेशा ध्यान रखें कि हम किसी एक प्लेट की डिजाइनिंग करते हैं। जैसे यहाँ दो प्लेट है ना, तो एक प्लेट को ले लेंगे, उसी की डिजाइनिंग करेंगे। तो हमने एक प्लेट लिया, एक प्लेट में हमने देखा कि इस तरीके से होल था, ठीक ना, इस तरीके से होल था, इसमें रिविट लगा हुआ है, इस तरीके से रिविट लगा हुआ है, और ये लोड लग रहा है, पी लोड लग रहा है ना। तो हम ले लेंगे एक रिविट। इसमें देखिए टीयरिंग के लिए ध्यान रखना है, टीयरिंग होगा प्लेट में, प्लेट में टीयर हुआ तो इस तरीके से, जैसे यहाँ है ना, तो इस तरीके से यहाँ से फट जाएगा, बीच में जो डिस्टेंस रहेगी यहाँ से टीयर हो जाएगा इस तरीके से। तो टीयरिंग के लिए क्या करेंगे कि जो ये टोटल डिस्टेंस है दोनों रिविट के डाया का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं पिच। तो पी पिच माइनस यहाँ ये वाला एरिया माइनस कर देंगे, ये वाला, तो ये कितना है, एक लाइन में देखते हैं तो यहाँ पर कितना, दो लगा हुआ है, तो डी बाई टू प्लस डी बाई टू मतलब टोटल हो जाएगा डी। तो P माइनस डी कितनी किया, ये मिल गया है ना, और इसका इंटू थिकनेस करेंगे तो ये हो जाएगा अपने को टीयरिंग इंटू सिग्मा टीयरिंग इज इक्वल्स टू ये लोड लगेगा टीयर का। इसी तरीके से हम क्रशिंग का देख लेंगे। तो देखिए क्रशिंग में क्या करना है कि क्रशिंग में होता क्या है कि रिविट एक प्लेट को क्या करेगा कि ओवल शेप का कर देगा। जैसे ये रिविट है, इसमें खिंचाव होना चालू होगा, लोड लगेगा तो ये ऐसा कुछ फैला टाइप का देगा प्लेट को। इसमें क्या होता है कि सिग्मा क्रशिंग इनटू एरिया चाहिए अपने को, तो डी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए कि डाया ऑफ होल है ना, क्योंकि हम प्लेट की बात कर रहे हैं, तो होल सा हटा दीजिए, जो बचा मटेरियल उसकी बात हो रही है। इसमें क्या होगा कि रिविट फेल हो रहा है, क्रशिंग में रिविट फेल होगा, है ना, रिविट के हिसाब से डिजाइनिंग करेंगे। तो डाया ऑफ रिविट इंटू थिकनेस ऑफ प्लेट इंटू नंबर ऑफ रिविट, है ना, नंबर ऑफ रिविट एक प्लेट में इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, पी ऑफ क्या हो जाएगा, क्रशिंग। इसी तरीके से सीआर अगर हो रहा है तो सीआर में देखिए दो तीन बातें ध्यान रखने लायक। तो सीआर में क्या करेंगे कि शेयरिंग टाउ एस इंटू, देखिए यहाँ से सीआर कुछ ऐसा होगा, ठीक ना, यहाँ से फेल होगा सीयरिंग में यहाँ से कुछ फेल होगा, तो यहाँ से कुछ फेल हो रहा है सीयर में। तो इसी तरीके से अगर दो तीन रिविट लगा हुआ है तो वो भी फेल होगा। तो टाउ एस इंटू पाई बाई 4 इंटू डी ऑफ रिविट का होल स्क्वायर इंटू नंबर ऑफ रिविट, ठीक ना, इतना तो हो गया। अब इंटू जैसे कि यहाँ पर सीयर हो रहा है, नीचे भी सीयर हो रहा है ना, तो एक स्ट्रैप ये लगा हुआ, दूसरा स्ट्रैप ये लगा हुआ है, तो इंटू के यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ स्ट्रैप, इस तरीके से इनको स्ट्रैप बोलते हैं। तो ये हो जाएगा पी ऑफ टीयरिंग। अब इन्हीं तीनों से देख लेंगे, जो मिनिमम रहेगा उसका अपॉन प्लेट की स्ट्रेंथ, ऐसा करके देख लेंगे तो अपने को मिल जाएगा इफिशियंसी ऑफ रिविट। इस तरीके से निकालते हैं। फिर ध्यान रखिए अगर हम लोग अपने को डिजाइन करना है थ्रेड बोल्ट, तो इनमें हम डिजाइनिंग करेंगे नॉमिनल डाया से। नॉमिनल डाया मतलब कोर डाया बोलिए या कि नॉमिनल डाया बोलिए, तो इनका ये मतलब है। दो तीन चीज़ें और हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि हम लोग बोल्ट अगर वगैरह हम लोग अगर खरीदने जाते हैं, ठीक ना, और नट खरीदने जाते हैं, तो नट की डिजाइनिंग, नट की मतलब कैसे उसको करेंगे, तो नट की डिजाइनिंग हाइट के हिसाब से होती है। नट की डिजाइनिंग का पैरामीटर क्या है, हाइट, ठीक ना, नट की डिजाइनिंग का पैरामीटर है हाइट। और इन नट बोल्ट को हम खरीदते कैसे हैं, तो आप एक दो नट इस तरीके से नहीं मिलता, वो वेट के हिसाब से मेजर करके मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन आए हुए हैं पहले भी। फिर डिजाइन अगेंस्ट फटीग, तो फटीग में क्या रहना चाहिए, बॉडी में एंड्योरेंस रहेगी, मटेरियल में एंड्योरेंस रहेगी, तो फटीग लोड को वो अच्छे से बियर कर पाएगा। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली दो तीन बातें हैं, जिसमें कि
स्ट्रेस रेशियो निकालना है तो सिग्मा मिनिमम अपॉन सिग्मा मैक्सिमम होता है स्ट्रेस रेशियो, और अगर एम्पलीट्यूड रेशियो निकालना है तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा एम, जो कि है ये एम्पलीट्यूड स्ट्रेस अपॉन मीन स्ट्रेस। और एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम अपॉन टू, मीन हो जाएगा मैक्सिमम प्लस मिनिमम अपॉन टू। इस तरीके से हम यहाँ निकाल लेंगे। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो अपना फेरस मटेरियल है, फेरस मटेरियल कितने में फेल होगा, एसिम्प्टोटिक एट, तो एसिम्प्टोटिक एट 10⁶ साइकिल्स। इसी तरीके से अगर नॉन फेरस रहेगा, नॉन फेरस मतलब क्या, जैसे अल्मोनियम वगैरह हो गया, तो ये एसिम्प्टोटिक एट 10⁻7 साइकिल्स। इनमें अब क्या है कि इस तरीके से कुछ ग्राफ वगैरह बनता है, तो बेसिक है, अब ध्यान ही रहेगा 3, 6, और यहाँ लॉग ऑफ इंड्योरेंस, यहाँ 10 बेस है, ये ध्यान रखना है, लॉग ऑफ 10 टू बेस सिग्मा यूटी। फिर सोडरबर्ग का जो इक्वेशन है तो सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई, तो ऐसा ध्यान रख सकते हैं कि A4 मतलब ऊपर रहे इस तरीके से, तो ए के साथ ई को लेना है। और सोडरबर्ग में ये वाली लाइन है, तो ये लाइन जाएगी सिग्मा यील्ड पर, तो सिग्मा मीन अपॉन सिग्मा यील्ड इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। इसी तरीके से गुडमैन रहेगा, तो गुडमैन में सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई प्लस सिग्मा एम अपॉन सिग्मा यू टी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ। और अगर यहीं पर गर्बर की बात आ जाएगी, तो गर्बर में क्या रहता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिग्मा ए अपॉन सिग्मा ई प्लस फैक्टर ऑफ सेफ्टी सिग्मा ए अपॉन सिग्मा यू टी, दोनों का ब्रैकेट में होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। फिर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि अगर मटेरियल की साइज बढ़ा रहे हैं हम, तो उसके इंड्योरेंस स्ट्रेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए, अगर आप साइज इंक्रीज करेंगे तो ज़्यादा मटेरियल आ जाएगा, तो डिसकंटिन्यूटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो उसका जो इंड्योरेंस स्ट्रेंथ है, तो इंड्योरेंस स्ट्रेंथ उसका डिक्रीज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। फिर मॉडिफाइड गुडमैन में क्या करना है कि सोडरबर्ग का आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लीजिए, और मॉडिफाइड गुडमैन में क्या करिए कि सोडरबर्ग की फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लीजिए और गुडमैन की फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकाल लीजिए, तो जिसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम हो जाएगी वही रहेगा आंसर। सॉरी, कम रहेगा मतलब फेल हो जाएगा ना, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिसकी ज़्यादा रहेगी वही हो जाएगा आपका आंसर। मतलब दोनों की फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप निकाल लीजिए, जो ज़्यादा रहेगा वही आंसर होगा। उसके बाद है थ्योरेटिकल स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर, तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर KT इज इक्वल्स टू फार्मूला होते हैं 1 + 2A अपॉन बी, तो 1 + 2A अपॉन बी हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर सर्किल रहा तो A इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, जो कि ये A है और ये हाफ B है, तो A इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा। तो यहाँ पर KT इज इक्वल्स टू 3 हो जाएगा सर्किल के लिए। और यहाँ पर और ध्यान रखिए कि जैसे कि आपको नहीं इतना पता चल रहा है, तो जैसे सपोज करिए कि ये इतना इस तरीके से था, अब इसकी हम अगर बी को कम करते जाएंगे और लोड इस तरीके से लगा हो, तो ये इधर से इसके फेल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं। मतलब इसका अगर बी को 0 करेंगे तो इन्फिनिटी होना चाहिए KT। इस तरीके से देखिए, तो इन्फिनिटी कब होगा, जब डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, तो बी डिनोमिनेटर में 0 रखिए। इसी तरीके से करना है, यहाँ पर फॉर्मूले में रखेंगे तो वैल्यू आती जाएगी। बाकी KF की वैल्यू क्या होती है, KF इज इक्वल्स टू सिग्मा ई विथ नोच अपॉन सिग्मा ई विदाउट नोच। ध्यान रखिए कि इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, तो विथ नोच रहेगा, तो सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी अपॉन विदाउट नोच। और नोच सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, KF -1 अपॉन KT -1। नोच सेंसिटिविटी की वैल्यू अगर 0 है, मतलब 0 का क्या मतलब है, KF ऊपर है मतलब फटीग वाला टर्म ऊपर है, और क्योंकि वैल्यू 0 हो गई मतलब लेस सेंसिटिव है, नॉट सेंसिटिव टू नोच। लेकिन अगर यही क्यू की वैल्यू 1 हो जाएगी मतलब मोर सेंसिटिव, क्योंकि KF ऊपर है और ये वैल्यू 1 हो रही है, मतलब बहुत सेंसिटिव है ये नोच वगैरह से। और वैल्यू किसके किसके बीच में रहती है, क्योंकि 0 से और 1 के बीच में। फिर K सरफेस फिनिश इज इक्वल्स टू 1 फॉर कास्ट आयरन। ब्रेक्स में चलते हैं, तो देखिए ब्रेक्स में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। जो सबसे पहले है कि अगर इस तरीके से व्हील रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज में, ठीक ना, अगर क्लॉकवाइज में व्हील रोटेट कर रहा है, तो यहाँ आपने शू रखा होगा, ठीक ना, इस तरीके से कुछ रोटेट कर रहा है, तो यहाँ पर जो इसमें फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो इस तरीके से लगेगा, ठीक ना। लेकिन जो हमने शू लगाया है इस तरीके से, यहाँ कुछ शू लगा था, तो इधर इसमें लग रहा है, तो शू में इधर लग रहा होगा, है ना। तो ये डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि जिधर साइड रोटेट होता है
उधर साइड ही फोर्स लगता है शू में, और इसी में हम बैलेंस करते हैं मोमेंट को। यहीं कहीं फलक्रम होगा तो इसी पॉइंट पे बैलेंस करेंगे, तो इस हिसाब से लोडिंग को ध्यान में रखना है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल। नॉर्मल यहाँ लग रहा था और इधर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो इधर साइड इसका लग जाएगा फ्रिक्शन वाला फोर्स, और इस पॉइंट के अबाउट हम यहाँ पर मोमेंट लगा करके बैलेंस कर लेंगे, है ना। और ध्यान रखने वाली इसमें जो बात है, जो सबसे ज़रूरी बात है, वो ये है कि एनर्जाइजिंग ब्रेक कब होगा, है ना। तो एनर्जाइजिंग ब्रेक कब होगा, जैसे इसी को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इस पॉइंट के अबाउट हम अगर सॉल्व कर लें, तो अगर ये पी लोड लग रहा होगा, ठीक ना, हम टोटल लेंथ एल ले लेते हैं और यहाँ से इसकी लेंथ ए ले लेते हैं, और ये डिस्टेंस हम ले लेते हैं, सपोज करिए सी ले लिया, ठीक। तो पी इंटू क्या हो जाएगा, ये इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज जाएगा, तो पी इंटू एल, और ये अपवर्ड लग रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो माइनस एन इंटू क्या हो जाएगा, हमने ए लिया है ना, एन इंटू ए, और फ्रिक्शनल टॉर्क इस फलक्रम पे ये मीट कर जा रहा है तो कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर सपोज करिए कि ये नीचे होता है, यहाँ पर होता, तो ये कुछ सी बनता है, ठीक ना। तो इस तरीके से ये भी क्लॉकवाइज आता, तो प्लस म्यू इंटू एन इंटू सी इज इक्वल्स टू 0। कहने का मेरे मतलब कि P इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, एन ए माइनस म्यू एन सी अपॉन एल। अगर यहाँ बीच में निगेटिव है तो ही ब्रेक एनर्जाइजिंग होगा, अगर बीच में निगेटिव नहीं रहेगा तो ब्रेक एनर्जाइजिंग नहीं होगा। और कब नहीं आएगा निगेटिव, जब ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। आप करके देख लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो नहीं आएगा। कहने का मतलब अगर बीच में निगेटिव साइन है मतलब एनर्जाइजिंग ब्रेक है। इसमें यही मेन बात थी ध्यान रखने वाली। बाकी T1/T2 इक्वल्स टू ई टू द पावर म्यू थीटा, ये पता ही रहता है सबको। और अगर चैन वगैरह है तो उसमें क्या हो जाएगा, ई टू द पावर म्यू कोसेक इंटू अल्फा इंटू थीटा, ये चेंजेस आता है, तो इसको ध्यान रखिए। T1/T2 इज इक्वल्स टू म्यू थीटा, और T1 माइनस T2 इंटू आर इज इक्वल्स टू जो अपना लग रहा है टॉर्क, और इसी में वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो पावर भी आ जाएगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है ध्यान देने वाली बात, तो ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है, जैसे इस पॉइंट के अबाउट आप निकाल रहे हैं ना, तो किसको T1 लेंगे किसको T2 लेंगे, क्योंकि जैसे T1/T2 इक्वल्स टू ई टू पावर म्यू थीटा है, और हम ये सब हमने निकाल लिया है ना, इधर से हमने पूरा सॉल्व कर लिया, तो अपने को T2 मान लो मिल गया 1000 मिल गया, और T2 मान लो मिल गया 500 मिल गया। तो यहाँ पर किसको हम T1 रखेंगे किसको T2 रखेंगे, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसके लिए देखिए एक रूल होता है, बाकी बेसिकली आप कॉन्सेप्ट से जाएंगे तो भी आ जाएगा, लेकिन मेरे हिसाब से आप रूल याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सेम पास इन द सेंस कि ये जो डायरेक्शन ये कैसे बना रहा है इस फलक्रम के अबाउट, ये बना रहा है क्लॉकवाइज। अगर ये रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, मतलब ड्रम रोटेट करेगा क्लॉकवाइज, तो पास वाली स्ट्रिंग पे ज़्यादा टेंशन आएगा। तो इसके पास अगर ए की वैल्यू कम है बी से, तो ये ज़्यादा टेंशन में रहेगा, T1 मैक्सिमम इसका होगा। लेकिन जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये क्लॉकवाइज जा रहा है और ये काउंटर क्लॉकवाइज आ रहा है, तो सेम पास नहीं लग रहा है, मतलब दूर वाले में लगेगा। तो इसका कहने का मतलब क्या होगा, यहाँ पर T1 अगर इसको दिया है मतलब ए ज़्यादा रहा होगा, ठीक ना। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है। बाकी फिर T1/T2 इज इक्वल्स टू 1 प्लस म्यू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा टू द पावर ऑफ n, ये बैंड ब्लॉक ब्रेक में आ जाएगा। और ध्यान रखना है कभी कभी क्या पूछ लेता है कि स्लैक अपॉन मैक्सिमम बताइए, तो ये उलट जाएगा, 1 माइनस म्यू टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 1 प्लस म्यू टेन थीटा हो जाएगा। फिर अगर 2 थीटा ग्रेटर देन 45 है, 2 थीटा ग्रेटर देन 45 है, तो हम फिर म्यू इक्विवेलेंट निकालते हैं, फ्रिक्शन का इक्विवेलेंट निकालते हैं, जो कि क्वेश्चन कई बार पूछता है कि कितना रहेगा 2 थीटा, तो हम ये निकालेंगे। तो 2 थीटा ग्रेटर देन 45 रहेगा तो ये निकालेंगे 4 म्यू साइन थीटा अपॉन 2 थीटा प्लस साइन 2 थीटा, म्यू इक्विवेलेंट है ना, मतलब फ्रिक्शन फोर्स तब म्यू नहीं लगेगा, म्यू इक्विवेलेंट निकाल करके फिर हमको रखना है T1/T2 इज इक्वल्स टू ई टू द पावर म्यू इक्विवेलेंट थीटा, तो वही इक्विवेलेंट वो यहाँ से आएगा। चलते हैं इसके बाद डिस्क वगैरह ब्रेक में, क्लचेस, ठीक ना। क्लचेस में आ जाते हैं, तो देखिए क्लचेस में 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि अगर आपका यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी है, तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी नए क्लच रहेंगे तो प्रेशर यूनिफॉर्म रहेगा, तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी अप्लाई करेंगे। बाकी फिर अगर वियरिंग होने लगता है तो मतलब
पुराना क्लच हो जाएगा तो वियर यूनिफॉर्मली रहेगा, तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो हाइपरबोलिक बनता है, ये इंपॉर्टेंट है, आता है। जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होते जाएंगे तैसे तैसे इस तरीके से ग्राफ बनेगा। सपोज करिए क्लच था कुछ अपना, तो यहाँ से इस तरीके से। और यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का फॉर्मूला क्या रहता है, इक्वेशन पी आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो कहने का मतलब आर यहाँ से सेंटर से कुछ आर डिस्टेंस रही होगी, तो आर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं तैसे तैसे प्रेशर कम होता जा रहा है। तो कैसा बन रहा है, हाइपरबोलिक। मतलब इसको अगर और एक्यूरेट बोले तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। यहाँ पर दो तीन चीजें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे कि पी प्रेशर क्या होगा, अब प्रेशर इज इक्वल्स टू एफ अपॉन 2 पाई आर टू माइनस R1। कभी कभी पूछता है मैक्सिमम पूछेगा तो यहाँ आर आई रख देंगे, अगर कभी कभी मिनिमम पूछता है तो आर ओ रख देंगे। कभी कभी मीन पूछता है तो आर ओ प्लस आर आई डिवाइड बाई 2। मीन ऐसे नहीं पूछता तो, क्योंकि वो फिर दूसरी चीज हो जाएगी, तो इस वजह से यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी का केस हो जाएगा। आर आई रखेंगे तो ध्यान रखिए, आर आई रखेंगे तो मैक्सिमम हो जाएगा। फिर टॉर्क कितना निकलेगा, टॉर्क इज इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू इंटू एफ इंटू आर एम। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, आर एम इज इक्वल्स टू आर आई प्लस आर टू अपॉन 2। यहाँ अगर नंबर ऑफ प्लेट्स आ जाएंगी तो नंबर ऑफ प्लेट्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई एन। ध्यान रखना है, नंबर ऑफ प्लेट्स मल्टीप्लाई बाई एन इसमें होता है। देखिएगा नंबर ऑफ ड्राइविंग और ड्रिवन प्लेट भी दिया हुआ है, तो इसमें फिर कितने वियर कॉन्टैक्ट सरफेस बन रहे हैं उसको देखना पड़ता है। जैसे कि ड्राइविंग N1 है, ड्राइविंग क्लच प्लेट्स N1 है, ड्रिवन N2 है, तो टोटल कितना हो जाएगा वियर सरफेस, N1 प्लस N2 माइनस 1। इस तरीके से तो इसका मल्टीप्लाई होगा टॉर्क ट्रांसमिटिंग में। इसी तरीके से यूनिफॉर्म प्रेशर होगा, तो यूनिफॉर्म प्रेशर P इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रहता है हर जगह। यूनिफॉर्म प्रेशर में P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। इसमें टॉर्क जो निकलेगा तो म्यू इंटू एफ इंटू आर एम, और आर एम की वैल्यू क्या होती है 2/3 इंटू इतना, 2/3 इंटू इतना होती है। और इसमें देखिए एक दो चीज और ध्यान रखिए कि सिंगल प्लेट हम लोग यूज कब करते हैं, तो देखिए सिंगल प्लेट में क्या रहता है कि अपने को स्पेस की जब कमी ना रहे, क्योंकि बहुत बड़ा सा प्लेट लगाएंगे उतना टॉर्क ट्रांसमिट करने के लिए, तो प्लेट का साइज होगा तो बढ़ जाएगा, है ना, और साइज बढ़ेगा तो स्पेस रहना चाहिए। स्पेस अवेलेबल कहाँ रहता है, जैसे कि 4 व्हीलर वगैरह हो गया, तो सिंगल प्लेट का क्या हम कहाँ यूज़ करेंगे, 4 व्हीलर हो गया, ट्रक हो गया, इस तरीके से। और मल्टी प्लेट का कहाँ यूज़ करेंगे, जैसे कि स्कूटर वगैरह हो गया, अपनी जो मोटरसाइकिल हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, उतना हमको अच्छे से ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन आर आई जो है ना इनर, इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करवा करके निकलवाते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क कब होगा। तो कुछ आर आउटर अपॉन √3 या कि आर आउटर अपॉन 3 करके आता है आंसर, एक बार आप उसको देख लीजिएगा। बाकी सेंट्रीफ्यूगल क्लच में कुछ नहीं करना है, एम इंटू आर इंटू ω2 स्क्वायर माइनस ω0 स्क्वायर, इस तरीके से अप्लाई कर देना फार्मूला और उससे आ जाएगा। उसका गियर की डिजाइनिंग है, तो देखिए गियर की डिजाइनिंग कब करेंगे, जब सिग्मा इंटू कैपिटल वाई जिसका भी स्मॉल रहेगा उसी के लिए हम डिज़ाइन करेंगे, चाहे वो गियर का हो चाहे वो पिनियन का हो, इस तरीके से। और मैक्सिमम बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है, एस बी इज इक्वल्स टू सिग्मा एम बी वाई, ठीक ना। जो स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू सिग्मा एम बी वाई। और जितने भी फैक्टर्स रहेंगे अगर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देना है। जितने भी फैक्टर्स हैं अगर वो लेस देन 1 है तो इधर मल्टीप्लाई कर देना है, अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये फोर्स साइड में मल्टीप्लाई कर देना है। कहने का मतलब सिग्मा की जो वैल्यू है ज़्यादा आनी चाहिए। सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा इन द सेंस क्या है, मतलब स्ट्रेंथ उसकी हम लोग ज़्यादा कंसीडर करके डिज़ाइन कर रहे हैं। सपोज करें 230 अगर मेगा पास्कल में फेल हो रहा है, हमने उसको 400 पर डिज़ाइन किया, 400 मेगा पास्कल पे, तो मतलब ये ज़्यादा लोड बियर कर सकता है, ज़्यादा टॉर्क ट्रांसमिट कर सकता है। तो कहने का मतलब ऐसा ही वैल्यू मल्टीप्लाई करना है कि सिग्मा की वैल्यू ज़्यादा है। कहने का मतलब फैक्टर दिया हुआ है, ग्रेटर देन 1 है तो एफ साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेस देन 1 है तो सिग्मा साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक तरीके से ट्रिक है, ध्यान रख सकते हैं। और सिग्मा इंटू एम बी वाई, इसमें वाई क्या है, लुइस है, लुइस फॉर्म फैक्टर है, बी विड्थ है, एम मॉड्यूल है और सिग्मा स्ट्रेंथ है, इज इक्वल्स टू एफ। एफ क्या है, एफ देखिए टेंजेंशियल लोड है, ठीक ना, टेंजेंशियल लोड है। फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना, टेंजेंशियल लोड है। कैसे निकलेगा, अगर आपको पावर दिया है तो 60p अपॉन 2πn करेंगे तो इससे टॉर्क आ जाएगा, और टॉर्क इंटू mt/2, टॉर्क इंटू mt/2
mt/2 क्या होता है, रेडियस, तो टॉर्क इंटू mt/2 करेंगे इज इक्वल्स टू टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू mt/2, इतना हम लोग कर देंगे तो आ जाएगा उससे, है ना। यहाँ से हमने टॉर्क निकला, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू mt/2 करेंगे तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा, और ये फोर्स टेंजेंशियल फोर्स है। लेकिन अभी मैक्सिमम पूछता है अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक, इस तरीके से पूछता है, तो देखिए क्या उसकी किस तरीके से रहता है, जैसे ये गियर है ना, तो ये अभी जो ये वाला एफ है वो हम फार्मूला से निकाले 60p/2πn, मतलब जो पावर ट्रांसमिट कर रहा है, तो टेंजेंशियल वाला पावर ट्रांसमिट करेगा। मैक्सिमम कितना रहेगा, मैक्सिमम रहेगा अलोंग द लाइन ऑफ, तो अलोंग द लाइन कैसे निकलेगा, ये इस तरीके से निकलेगा, कुछ एफ लग रहा होगा, एफ इंटू कॉस थीटा, तो एफ कॉस थीटा ये हो गया टेंजेंशियल जो कि पावर ट्रांसमिट करेगा। मैक्सिमम कैसे निकलेगा, टेंजेंशियल जो हमने यहाँ से निकाला पावर ट्रांसमिट करने वाला डिवाइड बाई आप कॉस थीटा कर दीजिए तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। कहने का मतलब ओवरऑल यही मैक्सिमम रहता है। इसका कॉस कंपोनेंट लेंगे तो पावर ट्रांसमिट करेगा, वर्टिकल साइन कंपोनेंट ले लेंगे तो ये बेयरिंग में इस तरीके से लोड ट्रांसफर करेगा, जो कि साइन कंपोनेंट रहता है तो बहुत कम वैल्यू आती है, निगलेक्ट कर देते हैं उसको हम लोग। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं ध्यान रखना है, एक वैल्यू ध्यान रखें 3/3 + v जो कि होता है वेलोसिटी फैक्टर, इतना ध्यान रखेंगे तो इतने से काम हो जाएगा। फिर एक और तरीके से डिज़ाइन होता है जो कि हम वियर डिज़ाइन करते हैं, तो क्यू बी डी पी के, और क्यों क्या है, रेशियो फैक्टर है, दिया ही हुआ है, इतना कुछ याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मशीन डिजाइन जो हम लोग पढ़ते थे तो उसमें डाटा बुक लगती थी, इस तरीके से वो डिज़ाइन होगा, इस वजह से ये क्वेश्चन नहीं आते। मेनली यही ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, सिग्मा MBY, इसमें सारे फैक्टर्स ध्यान रखने हैं। जो वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो लोड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, लेस देन 1 होगी तो स्ट्रेस साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर चलते हैं आगे शाफ्ट में, तो देखिए शाफ्ट में दो चीज़ें रहती हैं, एक तो है मोमेंट इक्विवेलेंट, मोमेंट इक्विवेलेंट कितना रहेगा 1/2 × m + √m² + t², और दूसरा रहेगा टॉर्क इक्विवेलेंट, टॉर्क इक्विवेलेंट कितना रहेगा √m² + t²। तो इतने से आपका काम हो जाएगा। इसमें अगर बहुत करवाएगा तो क्या कर देगा कि इस तरीके से मोमेंट लगा देगा और ट्विस्ट लगा देगा, बोल देगा कि MDET से डिज़ाइन करो, मतलब ये तो मैं अल्टीमेट बता रहा हूँ, इससे टफ नहीं आएगा। मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी से आप इसको जस्टिफाई करिए या कि डिज़ाइन करिए। तो देखिए इसमें सीधा सा एक फॉर्मूला आप याद रखिए, उससे काम हो जाएगा। तो आप अगर MDET लगाते हैं तो MDET लगाने के बाद एक स्टैंडर्ड फार्मूला बनेगा जो कि है 16/πd³ √4m² + 3t² = सिग्मा y/FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये तब लगेगा, कब लगेगा, जब आपके पास मोमेंट भी लग रहा हो और टॉर्क भी लग रहा हो, मोमेंट भी लग रहा हो, ट्विस्टिंग भी हो रहा हो। तो मोमेंट और ट्विस्टिंग दोनों में हमने MDET लगाया, MDET से ये फाइनल इक्वेशन बनती है। ज़्यादा आपको सिग्मा में कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे इस फॉर्मूले में रखिए, सिग्मा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका आ जाएगा कि डाया आ जाएगा, डाया पूछे रहेगा तो इस तरीके से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। फिर स्प्रिंग में चलते हैं, तो देखिए स्प्रिंग में फिर 2-3 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके पास कोई इस तरीके से स्प्रिंग है, ठीक ना, अगर आप इसमें स्प्रिंग को बेंड कर रहे हैं, ठीक ना, इस तरीके से आपने मोमेंट लगा दिया, तो आप खुद ही सोचिए इस तरीके से कुछ यहाँ पर क्रॉस सेक्शन रहा होगा और यही क्रॉस सेक्शन इस तरीके से है, ठीक ना, इस तरीके से। अब यहाँ आपने मोमेंट लगाया तो एक तरीके से ये क्रॉस सेक्शन के बाद ट्विस्ट हो रहा है, ठीक ना, ये इस तरीके से, तो ये ट्विस्टिंग होने लगा क्रॉस सेक्शन में। तो अगर मोमेंट लगाएंगे तो ट्विस्टिंग हो जाएगा, ठीक, और ट्विस्टिंग लगाएंगे, हमने यहाँ पर अगर ट्विस्टिंग लगाया, ट्विस्टिंग मतलब क्रॉस सेक्शन के बाद हम ट्विस्ट कर रहे हैं, कुछ ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक ना, ऐसा कुछ ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें ट्विस्टिंग लगाएंगे तो ये मोमेंट हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन में स्प्रिंग के बेंडिंग मोमेंट लग जाएगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखनी है। फिर आपसे स्टिफनेस वगैरह पूछेगा तो स्टिफनेस के लिए आपको फार्मूला ध्यान रखना है, क्या, डेल्टा = 8W⁴ D है ये कॉइल मीन कॉइल डायमीटर है। मीन कॉइल डायमीटर मतलब इस तरीके से अगर कॉइल बन रहा है तो ये जो डाया है, ये डाया, ये हो गया मीन कॉइल डायमीटर। और इसको मेन कॉइल डायमीटर बोलेंगे कि हाँ मेन कॉइल डायमीटर, क्योंकि बाकी जो कॉइल है, ये जो कॉइल है ना, तार है, उस तार का जो डायर है वो स्मॉल d है, और जितना नंबर ऑफ टर्न है, नंबर ऑफ टर्न इंटू n हो गया, और W जितना लोड लग रहा होगा, इस तरीके से लोड लग रहा होगा स्प्रिंग में।
तो डेल्टा जितना डिफ्लेक्ट करेगा, डेल्टा इज इक्वल टू 8w d³ n/g d⁴। इससे आप सब चीज़ें निकल आएंगी। w अपॉन डेल्टा कर देंगे तो स्टिफनेस आ जाएगा, डेल्टा से कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है वो आ जाएगा, तो सारी चीज़ें आ जाएंगी। बाकी शियर स्ट्रेस आपको निकालना है तो टाउ इज इक्वल टू कितना होता है 16 × 16t/πd³ होता है, ठीक ना। तो 16 × t मतलब तो t कैसे निकलेगा, जैसे कि स्प्रिंग लग रहा है, यहाँ पर w लोड लग रहा होगा और इतना dy2, तो w × dy2, क्योंकि ओवरऑल तो d है ना, ये पूरा d है, तो ये हाफ कितना हो जाएगा dy2, तो w × dy2 कर देंगे अपॉन πd³, तो इससे शेयर स्ट्रेस आ जाएगा। इसमें डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस का भी फैक्टर वगैरह जोड़ेंगे तो उसके लिए वॉल स्ट्रेस फैक्टर होता है, इसको आप ध्यान में रखिए। ऑब्जेक्टिव वगैरह में बहुत पूछा जाता है। KW इज इक्वल टू 4c-1/4c-4 प्लस 0.615/c। c क्या है, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो इतना कुछ स्प्रिंग में है। स्प्रिंग के बाद चलते हैं डिजाइन ऑफ फ्लाई व्हील में। फ्लाई व्हील में दो ही फार्मूला याद रखिए कि वेलोसिटी क्या होता है, √σ/ρ। यह फार्मूला सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, मतलब यूनिट देख लेंगे तो भी सॉल्व हो जाएगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू √σ/ρ। बाकी ज़्यादा कहीं पूछता है नहीं। इतना जरूर पूछेगा कि फ्लाई व्हील में किस तरीके से स्ट्रेस आते हैं। तो फ्लाई व्हील में ध्यान रखिए कि दो ही स्ट्रेस आता है, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस और बेंडिंग स्ट्रेस। तो ये दो ही स्ट्रेस आते हैं फ्लाई व्हील में। उसके बाद चलते हैं बेयरिंग में। तो देखिए बेयरिंग में सबसे पहले आप ध्यान रखिए कि 4 को बोलेंगे हैवी लोड बेयरिंग, 3 को बोलेंगे मीडियम, 2 को बोलेंगे लाइट, 1 को बोलेंगे एक्स्ट्रा लाइट। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी आया था, IOCL के पेपर में आया हुआ था, तो इसको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर लिखा भी हुआ है, हाँ 4, 3, 2 and 1। तो इस तरीके से है। 6 को बोलेंगे डीप ग्रूव, 5 को बोलेंगे सिलेंड्रिकल रोलर, 4 को निडल और 3 को टेपर। पर इनके टाइप्स के बारे में नहीं दिया हुआ है तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए अगर जो चीज़ें पूछी जाती है मैं वो बता दे रहा हूँ। अगर बॉल बेयरिंग है तो बॉल बेयरिंग रेडियल और एक्सियल दोनों लोड बियर करता है, बट रेडियल थोड़ा ज़्यादा बियर करता है। और सिलेंड्रिकल रोलर ये को केवल बियर करेगा रेडियल लोड, है ना। और टेपर हैवी लोड के लिए रेडियल प्लस एक्सियल दोनों के लिए होता है टेपर। फिर थ्रस्ट बेयरिंग केवल बियर करेगा केवल एक्सियल लोड। सिंपल हार्मोनिक मोशन या कि जहाँ स्पेस का कंस्ट्रेंट है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे निडल। जहाँ स्पेस का कंस्ट्रेंट है या कि सिंपल हार्मोनिक मोशन टाइप का हो रहा है तो उसके लिए हम लोग कौन सी बेयरिंग यूज करेंगे, निडल। और इसके अलावा कुछ नहीं बचा, तो इतना ही है। बाकी इधर देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। लाइफ ऑफ बेयरिंग तो L90 इज इक्वल्स टू हो जाएगा C/P⁴n। यहाँ पर C क्या है, ये है डायनेमिक लोडिंग, ठीक ना। मतलब इसको नहीं छेड़ना है, कहने का मतलब ये C जो है ये दिया रहेगा हमेशा पेपर में। P क्या है कि जो लोड आप लगा रहे हो, ठीक ना, जो लोड आप लगा रहे हो तो ये और N इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा बॉल बेयरिंग के लिए और 10/3 हो जाएगा रोलर के लिए। फिर उसके बाद ये किस में बता रहा है, मिलियन रेवोल्यूशन में बता रहा है, ठीक ना। और 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख, मतलब 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, तो 10⁵ होना चाहिए, हाँ 10⁵। तो 10⁵ रेवोल्यूशन। अब जैसे कि आपको दे दिया 250 RPM में लाइफ बताओ, तो देखिए 250 RPM मतलब क्या हुआ, 250 रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में 250 रोटेशन। तो एक रोटेशन कितने मिनट में होगा, 1/250 मिनट हो जाएगा। फिर आपने रोटेशन निकाल ही लिया इससे, 10⁻, सपोज करिए 1 L90 मान लीजिए 1 आ गया, मतलब 10⁵ मिलियन 10⁵ रोटेशन हो गया, ठीक ना। तो 1 रोटेशन में 1/250 मिनट लगा, तो 10⁵ रोटेशन में 10⁵/250 इतना मिनट। फिर इसको आप डिवाइड कर दीजिए 60 से, मतलब इतना आवर बियरिंग आपकी काम करेगी। इस तरीके से निकालते हैं, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सिंपल एप्टीट्यूड है। ये क्वेश्चन कभी आया नहीं, बाकी देख लीजिए। L90 इज इक्वल्स टू हो जाएगा log of 10⁻1/0.9 और L99 log of 10⁻1/0.99 टू द होल पावर ऑफ 1/b, और b क्या है 1.17। इस तरीके से है। ये रिलायबिलिटी निकालने के टाइम में काम आता है। और अगर जैसे कि यहाँ पर हाफ लाइफ के बारे में नहीं बताया हुआ है, अगर बेयरिंग की हाफ लाइफ बोल रहा है, हाफ लाइफ का मतलब क्या है कि
L50 मतलब कम रेवोल्यूशन पे आप चला रहे हो, तो कम रेवोल्यूशन पे चलाओ तो सपोज फैक्ट होता है 5 टाइम्स ऑफ L90, ये आप फार्मूला में रखेंगे तो भी आ जाएगा। तो L50 इज इक्वल्स टू मतलब हाफ लाइफ, इसको क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ ऑफ बियरिंग इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ L90। L90 क्या था जो हमने अभी यहाँ से निकाला, तो ये है L90 लाइफ ऑफ बियरिंग। तो हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ लाइफ ऑफ बियरिंग। ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। उसके बाद आते हैं साइक्लिक लोडिंग के लिए। तो साइक्लिक लोडिंग में कुछ नहीं करना है, जितना भी लोड रहेगा टू द पावर ऑफ n, बॉल बियरिंग है तो 3 हो जाएगा, इनटू रोटेशन x1 है तो ये स्पीड दिया हुआ है, रेवोल्यूशन दिया हुआ है, तो सब मल्टीप्लाई करके स्पीड को डिवाइड कर देना है टू द पावर ऑफ p टू द पावर n, इसको बराबर कर देंगे तो लोड अपने को आ जाएगा। मतलब साइक्लिक लोडिंग के वक्त इतना ऐसे निकालेंगे हम उसको। जैसे बोल देता है ना कि साइक्लिक लोडिंग में 2500 न्यूटन लोड लग रहा है 25% ऑफ टाइम और वेलोसिटी दे देगा मतलब इतने आरपीएम में, तो वही चीज़ यहाँ पर करना है कि उतना लोड इनटू जितना आरपीएम, और ये फार्मूला में रख देंगे तो आपको इक्विवेलेंट लोड आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2-3 चीज़ें हैं, उसको ध्यान रख लेते हैं। तो उसको कैसे ध्यान रखेंगे कि सपोज करिए बेरिंग जो ये सीधा होता अपने तो पोजीशन ऊपर था, अब ये थोड़ा इधर आ गया तो मतलब इतना एक्सेंट्रिक हो गया, तो अब ऐसा कुछ है, ठीक ना। अब यहाँ पर हम सीधा ज़्यादा बिना कुछ करते हुए यहाँ से आप देख लीजिए, ये टोटल आर था, तो टोटल आर इज इक्वल्स टू क्या हो गया, स्मॉल आर जो ये आर है, ठीक ना, ये जो मतलब इसका रेडियस है, तो ये आर हो गया। क्योंकि अब ये चेंज हो चुका है ना, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो आर प्लस ई, तो स्मॉल आर प्लस ई और प्लस जो इन दोनों के बीच का क्लियरेंस है प्लस सी नोड। अब ये सी नोड हमने यही बस कर लिया है, मतलब ये रेडियल क्लियरेंस है, तो बस इतना ही आप ध्यान रखिए। तो अब इसको कैसे चेंज कर सकते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इज इक्वल्स टू स्मॉल ई प्लस सी नोड। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन सी नोड इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, और कुछ छूट रहा है क्या, नहीं छूट उट कुछ नहीं रहा है इसमें। क्या हो जाएगा, ई अपॉन कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और डिवाइड हमने किया सी नॉट से, तो ये सी नॉट हमने डिवाइड कर दिया है, और ये सी नोट थोड़ा अजीब लग रहा है, सी नोट की जगह एच नोट रखिए तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये रेडियल क्लियरेंस है, ठीक ना। रेडियल क्लियरेंस सपोज करिए हमने सी लेकर के चले, ठीक ना। रेडियल क्लियरेंस माइनस एच नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेंट्रिसिटी। अब एक वर्ड आता है एक्सेंट्रिसिटी रेशियो। तो एक्सेंट्रिसिटी रेशियो क्या होता है, एक्सेंट्रिसिटी रेशियो को भी हम लोग एल्टीट्यूड बोलते हैं, है ना। तो एक्सेंट्रिसिटी रेशियो या कि एल्टीट्यूड, तो यहाँ रेडियल क्लियरेंस का डिवाइड हो जाता है, ठीक ना। तो ये अब क्या बन गया, एक्सेंट्रिसिटी रेशियो या कि एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड या कि एक्सेंट्रिसिटी रेशियो, एक्सेंट्रिसिटी रेशियो, एक्सेंट्रिसिटी रेशियो कि एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एच नोट अपॉन सी। ध्यान रखिए कि यहाँ पर सी जो है वो रेडियल क्लियरेंस है, अभी डायमेट्रिकल क्लियरेंस बोलेगा तो क्या करेंगे, डिवाइड टू कर देंगे। तो डायमेट्रिकल क्लियरेंस बोलेगा तो 1 माइनस 2 एच नोट अपॉन सी नोट हो जाएगा, यहाँ पर सी नोट डायमेट्रिकल क्लियरेंस है। तो इस तरीके से एक्सेंट्रिसिटी रेशियो या कि एल्टीट्यूड निकालते हैं। इस फिगर से इतना ही है, बाकी 2-3 चीज़ें और ध्यान रखिए, जैसे कि क्या, समरफील्ड नंबर इज इक्वल्स टू होता है जेड एन बाई पी इंटू आर बाई सी का होल स्क्वायर। सारी यहाँ पर एसआई यूनिट रखेंगे और आरपीएस लेके चलेंगे, सारी एसआई यूनिट रखेंगे और आरपीएस लेकर के चलेंगे, मतलब रोटेशन पर सेकेंड, रोटेशन पर मिनट नहीं लेना है। मतलब एन है तो रोटेशन पर सेकेंड होगा, म्यू है तो स्टैंडर्ड यूनिट होगी, म्यू क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी, और डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड, शायद हाँ केजी मीटर पर सेकेंड होता है। तो ये यहाँ लेके चलेंगे, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अधिकतर ये डायनेमिक विस्कोसिटी मिली में रहता है, तो उसको 10 टू पावर -3 से चेंज करेंगे। अगर सेंटी में है तो 10 टू पावर -2 कर देंगे, वो अलग बात है। यहाँ पर पी जो है तो पी क्या रखेंगे, पास्कल में, सारी एसआई यूनिट लेके चलना है, तो मेगा पास्कल वगैरह नहीं कर देना है, पास्कल में लेके चलना है। और आर अगर आप रेडियल ले रहे हैं तो नीचे वाला रेडियल ले लीजिए, ऊपर अगर आर की जगह आप डायमीटर लेके चल रहे हैं तो नीचे वाला डायमीटर लेके चलिए। कहने का मतलब आर अपॉन सी सेम रहना चाहिए, मतलब अगर ऊपर रेडियस है तो नीचे वाला
रेडियल क्लियरेंस होना चाहिए। ये हो जाएगा समरफील्ड नंबर, और यहाँ पर स्क्वायर होता है, ये भूलना नहीं है। उसके बाद अगर अपने को फ्रिक्शन निकालना है तो फ्रिक्शन के लिए भी ध्यान रखिए कि पेट्रोफ इक्वेशन होता है। पेट्रोफ इक्वेशन क्या होगा? पेट्रोफ इक्वेशन हो जाएगा 2π² Zn/P इंटू R/C, यहाँ पर स्क्वायर नहीं होता, प्लस कांस्टेंट के को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। R/C यहाँ रेडियल है तो नीचे रेडियल होगा, Zn/P ये RPS में होगा, और बाकी सारी SI यूनिट, मतलब नीचे वाला पास्कल लेके चलना है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अगर आपसे बोला है कि दो बियरिंग को कंपेयर करना है, कुछ सी वगैरह चेंज कर दिया, तो हमेशा समरफील्ड नंबर दोनों का बराबर कर देंगे। और ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। अब फिर एक चीज़ और ध्यान रखिए कि अपने को बियरिंग कैरेक्टरिस्टिक नंबर होता है Zn/P, और अगर इस तरीके से ग्राफ बनेगा, आगे वाला पोर्शन स्टेबल है और इधर वाला पोर्शन अनस्टेबल है। तो हमने लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं, और कुछ पार्ट अभी छूट रहा है थोड़ा बहुत, जो कि है उससे रिलेटेड, इन द सेंस की से रिलेटेड। तो की से रिलेटेड में 2-3 बातें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है, उसको ध्यान रखिए कि हमेशा अगर आपको बोल रहा है कि स्क्वायर की, तो स्क्वायर की कंडीशन से ध्यान रखिए कि जो सिग्मा टेंसाइल इज इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ शियर हो जाएगा, ठीक ना। सिग्मा टेंसाइल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ शियर, ये होगा स्क्वायर की में। फिर आता है अगर जो आपके रोलर लगे रहते हैं, रोलर टेपर है, तो कौन सी की यूज करेंगे? वुडरूफ की। वुडरूफ में क्या होता है? वुडरूफ की में कुछ इस तरीके से, अगर आपका साफ्ट है तो उसी साफ्ट में यहाँ पर के जुड़ा रहेगा, और इस तरीके से हेमिस्फेरिकल आधा निकला रहेगा, और जो दूसरा रहेगा हब वगैरह, तो उसमें जाकर के सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको वुडरूफ की बोलते हैं। फिर अगर आपको लो टॉर्क और हाई स्पीड में ट्रांसमिट करवाना है लोड को, तो उसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं वुडरूफ की। हमेशा की जो होते हैं वो वीकेस्ट पार्ट होते हैं, क्योंकि की फेल हो जाए तो मटेरियल जो अपना साफ्ट वगैरह है, क्योंकि वो बहुत बनाने में कॉस्ट भी बहुत लगता है, प्रिसाइज भी बहुत रहते हैं, तो मशीन को नहीं नुकसान होना चाहिए, इस वजह से की वीकेस्ट रहता है, की फेल हो जाता है। यहाँ पर की में और 2-3 चीज़ें याद रखिए, जैसे कि जो सैडल की होता है, सैडल की हमेशा फ्रिक्शन के थ्रू ट्रांसमिट करता है टॉर्क, और कैनेडी की है तो कैनेडी की इस तरीके से 45 डिग्री में लगे रहते हैं, तो इस कैनेडी की और हाई लोड ट्रांसमिट करने के लिए होता है। फिर नकल जॉइंट देख लीजिए, तो नकल जॉइंट में क्या रहेगा? नकल जॉइंट में हमेशा टेंसाइल लोड ट्रांसमिट करता है, क्योंकि बीच में चैन और स्पॉकेट रहता है, तो वो कंप्रेसिव नहीं कर सकता। लेकिन अभी कॉटर रहेगा तो कॉटर टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों तरीके के लोड के लिए कॉटर रहता है, टेंसाइल और कंप्रेसिव। और पिस्टन सिलेंडर में हम लोग कॉटर यूज करते हैं, लेकिन अभी वॉल्व रॉड मैकेनिज्म आ जाएगा तो उसमें हम लोग नकल जॉइंट का यूज करते हैं। फिर देखिए, बोल्ट की डिजाइन हमेशा वेट से होती है, नट की लेंथ से होती है, ये हमने पहले ही इस चीज के बारे में डिस्कस कर लिए हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी ओल्डहम कपलिंग के बारे में ध्यान रखिए, बहुत बार पूछता है एग्जाम्स में। तो ओल्डहम कपलिंग में क्या होता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए थोड़ा सा, तो उसके लिए होता है, और हाई टॉर्क और लो स्पीड के लिए होता है। तो हाई टॉर्क और लो स्पीड के लिए होता है। अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट चाहिए थोड़ा सा दो शाफ्ट के सेंटर के बीच में, तो उसके लिए रहेगा। और फिर तो इतना ही है, इतना आप ध्यान रखिए, इतने से काम हो जाएगा। बाकी थ्रेड वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, अगर आपका स्क्वायर थ्रेड है तो स्क्वायर थ्रेड का जो एंगल रहता है 0 रहता है। अगर ट्रेपोजाइडल थ्रेड है तो उनके थ्रेड्स का एंगल जो रहेगा 30 डिग्री रहेगा। एक्मे थ्रेड है तो ये हो जाएगा 29 डिग्री। बटर्स थ्रेड है तो ये हो जाएगा 45 डिग्री एक साइड का, और एक साइड इंक्लाइंड रहता है, एक साइड स्ट्रेट रहता है, दूसरे साइड 45 रहता है। बटर्स थ्रेड की खासियत यह है कि पावर केवल वन डायरेक्शन में ट्रांसमिट करता है। हाई इफिशियंसी चाहिए तो हम स्क्वायर थ्रेड को यूज करेंगे, और बेंच वाइस में हम यूज करेंगे बटर्स थ्रेड का। बेंच वाइस में बटर्स थ्रेड का यूज करेंगे। और थ्रेड में क्या है? थ्रेड में एक एंगल ध्यान रखिए कि फाई इज इक्वल्स टू 45 माइनस अल्फा बाई 2 एंगल ध्यान रखिए।
इफिशियंसी क्या होती है 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव, इतनी इफिशियंसी होती है। टॉर्क कितना ट्रांसमिट करता है W डिवाइड टू tan ऑफ फाइव प्लस अल्फा। तो ये हो गया, इतना चीज़ें हैं आपके थ्रेड में। बाकी अगर इतना आप ध्यान रखते हैं तो इतने से आपकी पूरी मशीन डिजाइन कंप्लीट हो जाएगी, ज़्यादा कहीं दिक्कत आने वाला है नहीं। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर कहीं हमने कुछ गलत कर दिया हो कि कुछ गलती आपको दिखी हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। और मैंने बोला था कि मैं अपने नोट्स दिखाऊंगा, तो ये रहे मेरे नोट्स, और एक बार आप देख सकते हैं इस तरीके से n नंबर ऑफ टाइम्स इनका रिवीजन हुआ, इस वजह से कुछ इस तरीके से दिख रहे हैं। इस तरीके के प्रॉब्लम्स का भी एक भी कुछ था नहीं, इस वजह से डिस्कस नहीं हो पाया है। इसमें शॉर्ट नोट्स में इन्होंने नहीं लिखा हुआ था, बाकी आप उसको जरूर एक बार देख लीजिएगा। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस इन अगर बेल्ट में आपको निकालना है तो हमेशा ध्यान रखिए कि सिग्मा इंटू विड्थ इंटू थिकनेस, ये मैक्सिमम टेंसाइल जो लोड आएगा वो इस तरीके से आएगा। और प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर कितना रहेगा, तो उसके लिए जो मैक्सिमम जो आपने यहीं से टेंशन निकाला है अपॉन आर इंटू मतलब रेडियस इंटू विड्थ कर देना है। और रिवर्स्ड में ध्यान रखिए कि इस तरीके से रहता है, रिपीटेड और रिवर्स्ड। रिपीटेड में सिग्मा मिनिमम जीरो रहेगा और कंप्लीटली रिवर्स्ड में सिग्मा मीन जीरो रहेगा, और फ्लक्चुएटिंग में तो इस तरीके से बनेगा। फिर ये हमने नट वगैरह की बात कर ही ली। मैक्सिमम एफिशिएंसी चाहिए तो हम स्क्वायर का यूज़ करेंगे। बटर्स वन डायरेक्शन 45, एक में 29, ट्रिपोजेटल 30, बेंच वाइज में बटर्स। और ये आपको एक ध्यान रखना है, पाई डी बाई टी कॉस ऑफ फाई, तो ये आ जाता है हेलिक्स, हेलिकल गियर में पूछ लेता है कि पाई डी अपॉन टी, सर्कुलर पिच पाई डी अपॉन टी इंटू कॉस ऑफ फाई होता है। ध्यान रखिए पाई डी बाई टी कॉस फाई, जहां पर कॉस फाई टर्म किस में आ रहा है, तो पाई डी अपॉन टी कॉस फाई तो हमने बोल दिया है ना, सर्कुलर पिच हो जाएगा हेलिकल गियर में, जिसमें कि जो मॉड्यूल रहेगा, मॉड्यूल में आएगा डी बाई टी इंटू कॉस ऑफ फाई। कर्वेचर वगैरह देखेंगे तो सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उतना डिटेल में पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। बाकी ये टूथ की डिज़ाइनिंग है, गियर टूथ की डिज़ाइनिंग है, तो उसमें ध्यान रखिए कि दो तीन चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है कि एट ए टाइम ओनली वन टीथ आर इन इंगेजमेंट, मतलब एक टीथ में, एक टीथ के हिसाब से हमको लेके चलना है। फिर जो कैंटिलीवर बीम की तरह ये बिहेव कर रहा है, कैंटिलीवर बीम की तरह बिहेव कर रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है इसमें। और इतना ही है। ये पेज इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना तो पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक आया नहीं गेट में, आने के चांसेस काफ़ी हाई हैं ये दोनों। ये जो बात कर रहा था, अगर मोमेंट और टॉर्क दिया हो, लेकिन अगर वो दोनों नहीं दिया है, सिग्मा और टाउ दिया है, तो इस तरीके से सिग्मा इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो, सिग्मा बी प्लस थीटा स्क्वायर। देखिए यहाँ पर लुईस इक्वेशन में एक चीज है, इंडिपेंडेंट ऑफ टूथ साइज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टूथ साइज पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ गियर, इंडिपेंडेंट ऑफ साइज ऑफ गियर, इंडिपेंडेंट ऑफ मॉड्यूल, इन सब पे डिपेंड नहीं करता, बट इट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ टीथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि टीथ पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टीथ पे डिपेंड करेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑन टूथ साइज, मॉड्यूल पे इंडिपेंडेंट रहता है, बट डिपेंड किस में करता है, नंबर ऑफ टीथ में। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही लोग रटवाते हैं, बेसिकली मेड जी वाले, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, कभी आया हुआ नहीं है।
स्पेलिंग, पिटिंग, स्कोरिंग डिफरेंसेस वगैरह है, देखना तो देख सकते हो आप एक बार। तो ओवरऑल इस तरीके से नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। ये एम आर ओमेगा स्क्वायर होता है, तो आर जी आर डी टॉर्क में क्या है, इनको थोड़ा आप ध्यान में रखिए। बाकी इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि एट द टाइम ऑफ इंगेजमेंट, एट द बिगिनिंग ऑफ इंगेजमेंट, एट द बिगिनिंग ऑफ इंगेजमेंट सेंट्रीफ्यूगल क्लच में जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और स्प्रिंग फोर्स है, बेसिकली ये गवर्नर से रिलेटेड हो रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों बराबर रहता है। लेकिन जब इसी ये काम करने लगेगा ब्रेक, तो ये दोनों बराबर नहीं रहता, सेंट्रीफ्यूगल शायद ज़्यादा हो जाता है स्प्रिंग से, तो दोनों का डिफरेंस लेके चलते हैं। सो थैंक यू सो मच।